हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपिलेश और आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की डीपीपी पार्ट फर्स्ट। भाई देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, इवन मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराए हैं, वो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प किए होंगे। लेकिन देखो क्या है ना, फिजिक्स का एक फंडा है। फिजिक्स कहता है कि भाई जितने क्वेश्चंस आपने कर लिए ना, उतना ही फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। तो देखो भाई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीजें आप लोगों को बढ़िया तरीके से आ जाए, आप किसी भी चीज में पीछे ना रहें। उसी के लिए मैंने यहां पे डीपीपीस की कहानी को शुरू कर दिया है। और यहां पे अब मैं आपको कुछ धांसू से जहरीले सवाल कराऊंगा, जिनसे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको कभी भी इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डीपीपी कराऊंगा, ऐसे बहुत सारी डीपीपीस होंगी जो मैं हर चैप्टर के लिए लेके आऊंगा, वहां पे वो चीज आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो कहानी को शुरू करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ अकेला ही क्वेश्चन को पढ़ता हूं, मैं सिर्फ अकेला ही क्वेश्चन को सॉल्व करूं। मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से भी एक प्रॉपर योगदान, एक सहयोग रहे। आप भी क्वेश्चन को ट्राई करें। आपको लगता है कि मुझे टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। यह जरूर चेक करना बेटा कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है या वो सही है कि नहीं है। तो ये आपका एक सेल्फ एनालिसिस होने वाला है यहां पे, तो प्लीज इस पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कीजिएगा। ये आप ही के लिए ही, आपके बेटरमेंट के लिए ही बात बोल रहा हूं मैं। बाकी मुझे तो क्या है, मुझे तो क्वेश्चन भी पता है, आंसर भी पता है, मैं सॉल्व करते जाऊंगा। मुझे क्या करना है फायदा लेके भाई कायदे से सोचो, तो मैं क्या करूं? मुझे तो एग्जाम भी नहीं देना जाके कोई, है ना। तो मेरे बेटरमेंट के लिए नहीं, आपके बेटरमेंट के लिए ये सारी चीजें हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना साथ में, ठीक है। तो चलिए भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं कहानी को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अ कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफैरेड has been charged to 100 volts. It is now connected to uncharged conductor having the capacitance of 0.2 microfarad. The loss in the potential energy is nearly. भाई साहब, कहानी कह रही है कि कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस जो है 0.5 माइक्रोफैरेड का है। तो कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफैरेड का है और इसको चार्ज किया गया 100 वोल्ट से। बहुत बढ़िया। तो भाई यहां पे बात हो रही है पहले कैपेसिटर के लिए। तो लेट अस से दिस इज योर कैपेसिटर नंबर 1, C1। पहला कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू 0.5 माइक्रोफैरेड की है। इसको आपने चार्ज किया टू 100 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट का हो जाएगा। ये एक पहला कैपेसिटर है जिसकी सारी चर्चाएं हो रही है। इसको अब आपने एक अनचार्ज कंडक्टर के साथ जोड़ा है जिसका कैपेसिटेंस, कोई और कैपेसिटर है जो अनचार्ज है, कोई और कैपेसिटर है C2 जिसका वैल्यू दे रखा है 0.2 माइक्रोफैरेड, कोई और कैपेसिटर, कोई अनचार्ज कैपेसिटर C2 0.2 माइक्रोफैरेड का है। ये अनचार्ज है, मतलब इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं। बेटा ये अनचार्ज है, अनचार्ज होने की वजह से इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा। तो ये C1, ये V1, ये C2, V2 हमें दे रखा है। अब इसको मुझे ड्रॉ करना है, मैं ड्रॉ कर देता हूं बेटा। यहां पे कहानी कुछ इस प्रकार से होगी कि ये कैपेसिटर हमारा C1 हो जाएगा, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे कैपेसिटर C2 के साथ में। यह हमारे पास एक कैपेसिटर C1 हो जाएगा, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं किसी और कैपेसिटर C2 के साथ में। बढ़िया है कहानी? हाँ सर। एक कैपेसिटर जब आपने इसके साथ कनेक्ट किया तो भैया अब यहां पे एक था चार्ज कैपेसिटर और एक था अनचार्ज कैपेसिटर। तो भैया पहले की कहानी कुछ और थी, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। एक साइड से रुको, मैं इसको ओपन कर देता हूं। ये कुछ इस टाइप से बनेगा बेटा। यहां पे एक स्विच बना देता हूं मैं, और पहले की सिचुएशन कुछ इस टाइप से मैंने बना दी है जिसमें कि स्विच लगे हुए हैं। भैया पहले आपने स्विच को ओपन करके रखा था, ठीक है, पहले आपने स्विच को ओपन करके रखा था। इसके अक्रॉस पोटेंशियल था V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल था V2। सबकी वैल्यूज मैंने लिख रखी है। जैसे ही आप ये स्विच को क्लोज करेंगे बेटा, जैसे इन स्विचेस को आप क्लोज करोगे तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब जब आपने इनको आपस में जोड़ दिया है बेटा, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा वो कुछ और होगा। यहां पे C1, ये C2। जब आपने इनको आपस में जोड़ दिया तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो कुछ और होगा, वैल्यू कुछ और होगी पोटेंशियल की। वो क्या होगा बेटा? वो कहलाता है VC। VC बोले तो कॉमन पोटेंशियल। वो क्या हो जाएगा बेटा? VC हो जाएगा। VC मतलब कॉमन पोटेंशियल। पहले जब ये स्विच ओपन थे, पहले जब ये स्विचेस ओपन थे तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग आ रहा था। दिखता है सभी को? जब ये स्विचेस ओपन थे तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग आ रहा था। जैसे ही ये स्विच को क्लोज किया, इनके अक्रॉस कॉमन पोटेंशियल आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। बेटा ये कॉमन पोटेंशियल कैसे फाइंड किया जाए? बेटा ये कहानी शुरू होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से।
क्योंकि पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब कोई बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। पूरा सिस्टम आइसोलेटेड होने की वजह से इनके अक्रॉस जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड है बेटा। मान लीजिए जैसे कि मैंने कहा कि इसके अक्रॉस जो चार्ज होगा वो Q1 हो जाएगा, इधर इसके अक्रॉस चार्ज हो जाएगा Q2, इधर चार्ज आएगा Q1 डैश और इधर चार्ज आएगा Q2 डैश। बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज बराबर होना चाहिए। फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेटा जब तक बैटरी नहीं है चार्ज कंजर्व ही रहता है। जैसे ही आपने इसको आइसोलेट किया, ये देखो आइसोलेटेड सिस्टम है ये। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि ये बैटरी के साथ नहीं जुड़े, अकेले है, तन्हा है ना। हाँ। तो सर कहने को तो ये दोनों हैं साथ में, लेकिन ये आइसोलेटेड होता है क्योंकि कोई बैटरी के साथ नहीं जुड़े हुए ये। तो जैसे ही इनको आपने बैटरी से अलग किया तो ये आइसोलेटेड हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हो। तो बेटा Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश के। Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश के। बहुत बढ़िया साहब, ऐसा भी होता है, हमें पता चला। बेटा चार्ज कैपेसिटर के केस में अगर मैं बात करूं तो ये तो बच्चा जानता होगा कि Q इक्वल्स टू CV होता है साहब। ये तो बच्चा जानता है कि Q इक्वल्स टू CV होता है। तो क्यों ना मैं Q1 की जगह C1 V1 पुट कर दूं, तो C1 V1 प्लस C2 V2। Q1 डैश की जगह पे हो जाएगा C1 इंटू VC और Q2 डैश की जगह हो जाएगा C2 इंटू VC। बेटा Q1 डैश की जगह पे C1 इंटू VC और Q2 डैश की जगह पे C2 इंटू VC हो गया मेरे बच्चे। अभी जरा अगले पेज पे आके इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो भैया कहानी किस प्रकार से बनेगी जरा गौर फरमाइएगा। सभी लोग ध्यान से सुन लेना, सभी लोग सुनना। C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर हो जाता है C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर हो जाता है C1 VC प्लस C2 VC के। सो VC हो जाता है C1 V1 C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा इस तरीके से। वैसे तो मैं सोचता हूं कि आपको ये फॉर्मूला याद हो। देखो मैं चाहता हूं कि ये फॉर्मूला जो है दिमाग में बैठ जाए बढ़िया तरीके से, इस पे ज्यादा विचार ना करना पड़े फिर अपने को। हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा बेटा। When you have the common potential formula, you always apply this one बेटा, C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2। भाई याद कर लेना अगर याद ना हो तो। चलिए भाई, क्वेश्चन में C1 V1 दे रखा है, C2 V2 दे रखा है, बस उठा के पटक दो इसको। C1 की जगह 0.5, तो आओ जरा सॉल्व करते हैं इसको। कॉमन पोटेंशियल आएगा C1 की जगह 0.5 माइक्रो बोले तो 10 की पावर माइनस का 6। V1 हो जाएगा 100। C2 कितना था भैया? C2 था 0.2 माइक्रोफेरेड, तो 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, और V2 कितना था? 0 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 प्लस 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। बोलो बेटा कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे। सर यहां पे इनिशियल, यहां पे पहले वाले का पोटेंशियल 100 वोल्ट था, दूसरा वाला तो भैया अनचार्ज था सर, हटा दो, काट दो इसको, ये पिक्चर खत्म हो जाएगी, जीरो के बराबर। अरे किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करो, जीरो ही होता है। सिंप्लीफाई करने पे कॉमन पोटेंशियल जो मुझे मिलता है वो होता है 0.5 इंटू 100 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन में बेटा ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.2 0.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। देखो भाई पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा और ये 500/7 हो जाएगा, तो कॉमन पोटेंशियल आ रहा है 500 डिवाइड बाय 7। वैसे चाहो तो अप्रोक्सीमेटली में 70 लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 70 लिख सकते हो बेटा। क्यों? 7 7 49 होते हैं और ये 50 है। राउंड ऑफ करना चाहो, अप्रोक्सीमेशन करना चाहो तो 70 लिखा जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो। वैसे ये अप्रोक्सीमेशन में ही होगा, बाकी तो मैं तुम्हें पूरी पिक्चर भी दिखा सकता हूं क्या बनने वाली है। देखो यहां पे ये 5 है, ये 7 है, पॉइंट लगाया 0 7 7 49, ये 1 आएगा, यहां पे 0 लग जाएगा और 7 1 7, फिर यहां पे 3 बच जाएगा, 7 4 28 होता है, तो 0.714 होता है। तो वैसे तो 714 बनेगा इसको सॉल्व करने पे, ठीक है, 71.4 बनेगा।
इसको एग्जैक्टली अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर बनेगा 71.4 वोल्ट। पर ठीक है, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया था, मैंने सोचा राउंड ऑफ कर लेते तो बात बन जाएगी। उस हिसाब से आंसर जो बनना था वो बन सकता था 70। ठीक है, तो राउंड ऑफ भी कर सकते थे हम लोग इसका। बाकी ठीक है, चलिए आंसर हमारे पास आ चुका। लेकिन मुझे क्या ये फाइंड करना था? नहीं, मुझे तो कुछ और फाइंड करना था ना, द लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, मुझे जो फाइंड करना था वो था लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी। पहली चीज तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी। भाई ये जानकारी तो होनी चाहिए ना कि पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी। तो चलिए भाई हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने। सो नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। तो जहां पे C1 कितना था 0.5 C1 कितना था 0.5 माइक्रोफेरेड, C1 था 0.1 माइक्रोफेरेड, V1 था 100 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल एनर्जी होगी U1 हाफ C1 V1 का स्क्वायर, हाफ C1 V1 का स्क्वायर। भाई जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये U1 जो बनता है वो बनता है हाफ C1 की जगह पे यहां पे 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 100। भाई V1 कितना है 100 है तो उसका स्क्वायर कर दिया। देखो भाई क्या होता है, पॉइंट हटाया अपन में 0 लगाया तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 जूल। देखो एक 0 से एक 0 मर जाएगा, ये 1 2 3 -6 + 3 माइनस का 3 जूल, यहां पे लो आंसर आ गया। सो ये U1 आ जाएगा बैठ के आपके पास 5/2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 जूल। चाहे तो इसको 2.5 मिली जूल कह लें, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 2.5 मिली जूल, देखो 5/2 करोगे 2.5 होगा, 10 की पावर -3 को मिली कहते हैं तो 2.5 मिली जूल कहला सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले के अक्रॉस कितनी एनर्जी आएगी बेटा? सर C2 था 0.2 माइक्रोफेरेड का, पर दूसरा वाला सर अनचार्ज था तो उसके अक्रॉस एनर्जी आएगी हाफ C2 V2 का स्क्वायर, जो कि अल्टीमेटली 0 ही बनेगा बेटा, क्योंकि वो कैपेसिटर अनचार्ज था, चार्ज कैपेसिटर नहीं था, अनचार्ज कैपेसिटर था। और ये एक अनचार्ज कैपेसिटर है इसलिए उसके पास कोई एनर्जी भी नहीं है। तो यहां से इनिशियल एनर्जी अगर मुझे निकालनी हो तो ये इनिशियल एनर्जी निकलती है U1 + U2 करके। सो इनिशियल एनर्जी मिल जाएगी 5/2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 जूल। चलिए भाई यहां तक तो हो गया इनिशियल एनर्जी का। अब मैं फाइनल एनर्जी निकालूंगा। फाइनल एनर्जी में चलिए काम करते हैं इस पे भी। मैं अब फाइनल एनर्जी निकालूंगा तो फाइनली कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव ही नहीं आएगा सर। हाँ, लेकिन पोटेंशियल की बात करूं तो कॉमन पोटेंशियल है 500 डिवाइड बाय 7 वोल्ट का। 500 डिवाइड बाय 7 वोल्ट का कॉमन पोटेंशियल था। तो यहां पे U1 फाइनल वाला जो आएगा, जिसको U1 डैश कह लेता हूं मैं, हाफ C1 VC का स्क्वायर। C2 के अक्रॉस बेटा 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 फेरेड होता है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी कॉमन पोटेंशियल है 500 डिवाइड बाय 7 वोल्ट का। तो इसके अक्रॉस जो एनर्जी आएगी वो आएगी U2 डैश हाफ C2 VC का स्क्वायर। जरा मैं फाइनल एनर्जी निकालूं तो फाइनल एनर्जी जब मैं फाइंड कर रहा था सो फाइनल एनर्जी हुआ U1 डैश प्लस U2 डैश हाफ C1 प्लस C2 इंटू VC का स्क्वायर। दोनों में से VC जो है बाहर निकल गया, VC बाहर निकल गया, C1 प्लस C2 रह गया और ये ऐसी पिक्चर होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हाफ 0.5 प्लस 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। बेटा ये 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। दोनों में से 10 की पावर माइनस 6 को बाहर निकाला, ये 0.5 प्लस 0.2 हो गया। VC जो है 500 बाय 7 है तो इसका स्क्वायर करते बेटा, 500 डिवाइड बाय 7 का होल स्क्वायर। लेट्स सॉल्व इट। हाफ इंटू 0.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इंटू 25 इंटू 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है बेटा, यहां पे इसको सॉल्व करोगे 5 5 25 होते हैं और 100 का स्क्वायर 10 का पावर 4 होता है। पॉइंट हटाया, अपॉन में 0 लगाया, 7 7 49 सो इट विल बी 25 डिवाइड बाय 14
इंटू 10 की पावर माइनस का 3 जूल। ये बेटा फाइनल एनर्जी है। तो एक तरफ तो इनिशियल एनर्जी निकाली थी, एक तरफ आपने फाइनल एनर्जी निकाली। फाइनल एनर्जी 25/14 10 की पावर माइनस का 3 जूल होता है। इनिशियल एनर्जी अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में फाइंड किया है, जो कि है 5/2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 जूल। एक काम करो, अपॉन में 14 है वहां पे, यहां अपॉन में 14 है, तो क्यों ना मैं यहां पे भी 14 बनाने की कोशिश करूं ताकि पिक्चर थोड़ा सा देखने लायक लग जाए। आओ जरा काम करते हैं इस पे। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करना पड़ेगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी माइनस का फाइनल एनर्जी, 5/2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 माइनस का 25/14 10 की पावर माइनस का 3। सो 5/2 माइनस 25/14 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। बेटा कितना बनेगा ये? एलसीएम तो करेंगे तो सर वैसे तो मेरे हिसाब से 14 ही आएगा एलसीएम, है ना। और 35 माइनस 25 डिवाइड बाय 14, 35 माइनस 25 डिवाइड बाय 14 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 जूल। हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 14 10 की पावर माइनस का 3 जूल। दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है 10/14। बेटा 2 से काटा, 2 5 Z 2 7 14 होता है, सो डेल्टा यू हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 7 10 की पावर माइनस का 3 जूल। ठीक है, तो चाहो तो इसको वैसे काट लीजिए। कैसे सर? ये 5 लिखा है यहाँ पे, ये 7 लिखा है, पॉइंट लगाना 0 आएगा, 7 7 49, ये 1 आ जाएगा, 0 लग जाएगा, 7 1 7, 3 आ जाएगा, 0 लग जाएगा, 7 4 28, 0.714 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 जूल, या जस्ट मैं कहूं तो 714 माइक्रो जूल। ये है लॉस इन एनर्जी, ये है लॉस इन एनर्जी। क्या कह रहे हो भाई? सर पहला क्वेश्चन और वो भी इतना खतरनाक, सर शर्म नहीं है इतना भयंकर क्वेश्चन करा के? मैंने कहा था आपसे क्वेश्चन जो है जहरीला होगा, क्वेश्चन जो है एकदम खतरनाक वाला होगा, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या मेरे बच्चे इस क्वेश्चन के माध्यम से, क्या मेरे बच्चे इस क्वेश्चन के माध्यम से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ क्या? भैया बोलो कौन सा आंसर बन रहा है? सर 0.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, 0.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मैच ही नहीं कर रहा। चलो आओ, ये वाला फॉर्मेट गलत बता रही है, हमने इन्होंने बोला ये फॉर्मेट नहीं चाहिए अपने को। चलो इसी को मॉडिफाई करते बेटा, 714 अपॉन 1000 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। इट विल बी 7.14 इंटू 10 का पावर माइनस का 4 जूल, जिसको कि राउंड ऑफ करके आप 7 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 जूल लिख सकते हैं। अब तो कुछ मैच करेगा। 7 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ऑप्शन ए यही है फाइनल आंसर बेटा। तो क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोला है कि एक कैपेसिटर है 0.5 माइक्रोफेरेड का, एक कैपेसिटर 0.5 माइक्रोफेरेड का है, इसको चार्ज किया है 100 वोल्ट पे। एक कैपेसिटर जो कि 0.5 माइक्रोफेरेड का है, इसको चार्ज किया गया है 100 वोल्ट्स पे। बेटा इसको फिर आपने कनेक्ट किया एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जो कि 0.2 माइक्रोफेरेड का है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना। तो साहब जब हमने इसको कनेक्ट किया किसी अनचार्ज कैपेसिटर के साथ, तो पहली चीज ये थी कि इनका कॉमन पोटेंशियल आएगा। पहली चीज तो ये थी कि इनके ऊपर एक कॉमन पोटेंशियल आएगा। वो कॉमन पोटेंशियल कितना होना था ये हमें जानना जरूरी था। तो सबसे पहला जो टास्क था वो हमने कॉमन पोटेंशियल क्लियर किया है। सबसे पहले हमने कॉमन पोटेंशियल फाइंड किया है। एक बार कॉमन पोटेंशियल आ गया ना, तो फिर इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी इंडिविजुअल निकालो और फिर दोनों का डिफरेंस कर दो। एक और तरीका होता है बेटा इसको सॉल्व करना कि अगर आपको लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का वो फॉर्मूला याद हो जो मैंने आपको लिखवाया था, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तब तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है याद तो भैया ये अपना बिल्कुल बेसिक मेथड है, इसको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छापना चाहते हैं छाप लीजिए, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा क्या था इसमें। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाने से, क्योंकि देखो आइसोलेटेड सिस्टम था, अकेले हैं सर ये, जब तक बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी ये सिस्टम आइसोलेटेड रहेगा, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। तो जब तक बैटरी कनेक्टेड नहीं है तब तक सिस्टम आइसोलेटेड होने की वजह से चार्ज का कंजर्वेशन हो रहा था। तो यहां पे ऐसा करने से मैं कॉमन पोटेंशियल फाइंड कर सकता हूं, ऐसा करने से मैं कॉमन पोटेंशियल को फाइंड कर सकता हूं। तो ऐसा किया मैंने, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया मैंने।
तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाने से सबसे पहले तो मैंने कॉमन पोटेंशियल को फाइंड किया जो कि 71.4 वोल्ट आ रहा था। कॉमन पोटेंशियल एक बार मुझे मिल गया तो अब मैं एनर्जी का लॉस फाइंड कर सकता था। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पे आया, मैं सबसे पहले तो इनिशियल एनर्जी निकाली। इनिशियली मुझे दो कैपेसिटर्स उन्होंने दे रखे थे। इनिशियली उन्होंने मुझे दो कैपेसिटर्स दे रखे थे, एक चार्ज था दूसरा अनचार्ज था। तो जो कैपेसिटर चार्ज था उसके पास कुछ एनर्जी होनी थी, वो मैंने निकाल ली है। जो कैपेसिटर अनचार्ज था उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी, तो वो तो जीरो होगी बेटा। सो इनिशियल एनर्जी बीइंग अ स्केलर डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, डायरेक्टली ऐड हो सकता है बेटा। सो इनिशियल एनर्जी में हमने दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दिया। जब हमने दोनों को डायरेक्टली ऐड किया तो यहां पे अब देखो तो 5/2 × 10⁻³ जूल ये इनिशियल एनर्जी आ रही है। दो कैपेसिटर तो इनिशियल एनर्जी ये आ रही है। बाद में जब आपने दोनों को जोड़ दिया, बाद में जब आपने दोनों कैपेसिटर्स को जोड़ दिया तो बेटा फाइनल एनर्जी आएगी उस केस में, है ना। तो भाई जब आपने दोनों को जोड़ा तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल आ रहा है, कॉमन पोटेंशियल 500/7 देख लो बेटा, दिख रहा है दोनों को 500/7। फाइनल एनर्जीज आ रही है, जब मैंने दोनों को जोड़ा तो मुझे फाइनल एनर्जी मिल गई ये वाली। भाई इनिशियल एनर्जी मिल गई है, फाइनल एनर्जी मिल गई है, उसने बोला लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। भाई लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल होने से ये जब सॉल्व किया गया तो हमें आंसर मिल रहा है कुछ 7 × 10⁻⁴ जूल। क्या ये बहुत टफ था यार? क्या ये बहुत ज्यादा टफ था? नहीं सर, लेंदी था क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन जो था वो लेंदी था। तो भाई ऐसे लेंदी क्वेश्चंस की तो आदत डाल लो भाई। बोर्ड एग्जाम में अगर आया ऐसा सवाल तो आपको सीधे 3 नंबर दिलवाएगा, ये 3 नंबर दिलवाएगा ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो। ठीक है, छाप लो। ये तो बात हुई किसकी? बोर्ड एग्जाम्स की। बाकी कंपटीशन में भी आएगा, कंपटीशन में आया तो भैया सीधा 4 नंबर का सवाल आएगा। तो भाई वैल्यू तो है क्वेश्चन की, क्वेश्चन वैल्यूएबल तो है, हल्के में नहीं ले सकते इसको हम लोग, है ना। इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने का, वैल्यू है क्वेश्चन की। आओ फटाफट से ये वाली बातें छापो तुरंत प्रभाव से। ये हो गया होगा तो यहां पे आइए, ये सारी बातें लिखिए, ठीक है। और ये जो आपस में थोड़ा बतियाते हो ना, पंचायतें करते हो, ये कम किया करो, इस पे फोकस किया करो ज्यादा। मेरी बात सुन लिया करो, मेरी बात सुनोगे तो फायदे में रहोगे, बाकी दूसरों के पीछे भागोगे तो फिर तो तुम्हें पता ही है क्या होता है ना। चलो ठीक है, तो यहां पे समाप्त हुआ हमारा पहला सवाल। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल फिर से एक मौका आपको मिलने वाला है, आप ट्राई कीजिए, विचार कीजिए क्या आंसर हो सकता है। n ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी, भैया यहां पे देयर आर n ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी, इक्वल रेडियस है, possessing इक्वल चार्ज कंबाइंस टू फॉर्म अ बिग स्फेरिकल ड्रॉप। बेटा नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है? n। तो n छोटे छोटे ड्रॉप्स है मर्क्यूरी के जिनका इक्वल रेडियस है और इक्वल चार्ज है उनके ऊपर, ये मिल जाती है और मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना लेती है। ये मिलती है और मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना लेती है। तो जब ये बड़ा ड्रॉप बनाती है तो कैपेसिटेंस क्या होगा बड़े ड्रॉप का, व्हेन इट इज कंपेयर टू द ईच सिंगल ड्रॉप बेटा। तो जब ये बड़े ड्रॉप को सिंगल ड्रॉप के साथ कंपेयर किया जाएगा तो व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द कैपेसिटेंस, मतलब आपको कैपेसिटेंस का डिफरेंस बताना है इसमें। सर यहां पे ड्रॉप की बात हो रही है। ड्रॉप इज एक्चुअली स्फेरिकल इन शेप, ड्रॉप इज एक्चुअली स्फेरिकल इन शेप, और ड्रॉप स्फेरिकल होता है बेटा, चार्ज है इसके ऊपर, इसके ऊपर एक कैपेसिटेंस आता है, अगर आप लोगों को याद हो, which will be given by 4πε0 into r। बेटा किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर की मैं बात करूं, स्फेरिकल कंडक्टर की मैं बात करूं, उसका कैपेसिटेंस होता है 4πε0 into r। यहां पे छोटे छोटे ड्रॉप्स है बहुत ज्यादा, ये छोटे छोटे ड्रॉप्स है, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, छोटे छोटे n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है मेरे पास। ऐसा भी अपने पास n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ने के बाद यू विल गेट अ बिग ड्रॉप। भैया ये इनका जो रेडियस होगा वो रेडियस मैंने मान लिया स्मॉल r, इनका जो रेडियस होगा वो मैंने मान लिया स्मॉल r इज द रेडियस, और वहीं पे बड़े वाले का जो रेडियस होगा वो हो जाएगा कैपिटल R। बेटा इसके जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स है वो है n। तो चलिए फ्रॉम द वॉल्यूम कंजर्वेशन ये वाली बातें की जा सकती है बेटा।
वॉल्यूम कंजर्वेशन से ये बातें की जा सकती है। तो फ्रॉम द वॉल्यूम कंजर्वेशन, देखो वॉल्यूम तो वही रहेगा ना बेटा, उसमें चेंजेस थोड़ी आते कभी भी। इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम की बातें करें, इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम। कितने ड्रॉप्स है? n ड्रॉप्स है। हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यूब इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू कैपिटल R का होल क्यूब। सो बेटा यहां पे वॉल्यूम कंजर्वेशन की बातें लगती हैं। वॉल्यूम में तो कभी चेंजेस नहीं आ सकता ना बेटा, हाँ वॉल्यूम में कभी चेंजेस नहीं आते यहाँ पे। तो n इंटू 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ पे इन छोटे छोटे वालों का जो रेडियस था वो स्मॉल r, बड़े वाले का जो रेडियस था कैपिटल R। भाई 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, n इंटू स्मॉल r क्यूब बराबर हो जाएगा कैपिटल R क्यूब के। n इंटू स्मॉल r क्यूब जो है वो बराबर हो जाएगा कैपिटल R क्यूब के। बहुत बढ़िया सा। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कैपिटल R की, तो कैपिटल R हो जाएगा n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। कैपिटल R की बात करूं तो ये हो जाएगा n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। कैपिटल R की अगर बात की जाए तो ये वाली पिक्चर बन सकती है बेटा। अब यहां पे आपको रेडियस मिल चुका है बड़े वाले का, वो स्मॉल वाले के रेस्पेक्ट में कितना होगा? n का पावर 1/3 टाइम्स। बड़े वाले का जो रेडियस है वो छोटे वाले के रेस्पेक्ट में कितना है? n की पावर 1/3 टाइम्स। तो बेटा कैपेसिटेंस की जब मैंने बात करी थी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इन सब चीजों को मैं मिटा देता हूं, पुराना क्वेश्चन हो चुका है, हटा दो इसको, जगह बहुत मिल जाएगी अपने को, है ना? अरे बहुत जगह है, अरे नहीं जगह है ना? तो यहां पे एक कैपेसिटर है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका रेडियस r हो जाएगा। एक स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका रेडियस r हो जाएगा, उसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R रेडियस। वही अगर छोटे वाले ड्रॉप की बात करूं तो छोटे वाले ड्रॉप का रेडियस अगर स्मॉल r है तो इसका कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। ये वाली रिश्ता है बेटा। तो यहां पे छोटे वाले का कैपेसिटेंस C डैश था, बड़े वाले का कैपेसिटेंस C हो गया है। तो भैया C डिवाइडेड बाय C डैश करूं तो क्या मिलेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। खत्म खत्म। भाई कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r जो होगा वो कितना होगा? कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r जो होगा वो होगा n का पावर 1/3, n का पावर 1/3। सो यहां पे कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r जो होगा हो जाएगा n का पावर 1/3। सो कैपेसिटेंस जो होगा दैट विल बी n का पावर 1/3 टाइम्स ऑफ द C डैश। बोलो भैया क्या ये बात समझ आती है सभी को? तो क्या पूछ रहे हैं? द कैपेसिटेंस ऑफ द बिगर ड्रॉप कंपेयर टू द ईच इंडिविजुअल, सबके नहीं, सबके कंपैरिजन में नहीं पूछ रहे, वो सबके कंपैरिजन में नहीं पूछ रहा है, सिंगल ड्रॉप के कंपैरिजन में पूछ रहा है। अगर वो सबके कंपैरिजन में पूछता तो मैं इसको n से और मल्टीप्लाई कर देता, पर उसने ऐसा नहीं बोला है। उसने बोला एक सिंगल ड्रॉप के कंपैरिजन में बताइए, तो एक सिंगल ड्रॉप के कंपैरिजन में वो n का पावर 1/3 टाइम्स है। एक सिंगल ड्रॉप के कंपैरिजन में वो n की पावर 1/3 टाइम्स है बेटा। अगर सारे ड्रॉप्स के कंपैरिजन में होता तो n से और मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर उस केस में आंसर 2/3 का बनता। लेकिन अभी आंसर हमारा n का पावर 1/3 बनेगा, क्योंकि उसने एक सिंगल ड्रॉप के रेस्पेक्ट में पूछा है, और सिंगल ड्रॉप के रेस्पेक्ट में बेटा आंसर हमारा यही बनता है। भाई समझ आ रही है बात आप लोगों को? बहुत टफ हो गया क्या सब कुछ? क्या ये बहुत टफ चीजें पढ़ा दी मैंने? कुछ ऐसा बता दिया जो हमारे दिमाग से बाहर जा चुका है? क्या ऐसा कुछ हो गया जो सर दिमाग के अंदर नहीं घुस रहा है बल्कि ऊपर से छलांग लगा के निकल गया है? ऐसा कुछ तो नहीं बता दिया ना मैंने तुम लोगों को? क्यों भाई, ऐसा कुछ बताया ना? नहीं ना? तो बस फिर छाप लो, तुरंत प्रभाव से काम हो जाने चाहिए, जल्दी जल्दी से फटाफट से ये काम हो जाने चाहिए। जल्दी करो, जल्दी 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 वहां से हटो। चलिए आओ भाई, फटाफट से ये सारे काम हो जाने चाहिए। ये सब सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अरे समझ रहे हो ना तुम मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को? समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं मैं? तो चलिए भाई, मेरी भावनाओं को इतने अच्छे से समझ रहे हो तो जरा अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश तो करो। क्वेश्चन कहता है बाय इंसर्टिंग अ प्लेट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द एनर्जी इज इंक्रीज 5 टाइम्स।
by inserting a plate of dielectric material between the plates of a parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में आपने एक प्लेट इंसर्ट करी है जिसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक प्लेट इंसर्ट कर दी है. द एनर्जी इज इंक्रीज 5 टाइम्स द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल. बेटा यहां पे इसकी जो एनर्जी है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हुई है, इसकी एनर्जी 5 टाइम्स इंक्रीज हुई है. तो व्हाट अबाउट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल? चलिए भाई, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या हाल होगा? सब पहली चीज तो मुझे यह पता होना चाहिए कि एनर्जी कितनी होगी इस केस में. एनर्जी कितनी होनी चाहिए इस केस में, यह मैं सोचूंगा. सोचो 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 सोचो, जल्दी जल्दी विचार कर लो. सोच लिया? सोच लिया? सोच लिया? बिल्कुल सोच लिया सर. देखिए भाई, क्या है कि मेरे हिसाब से जो फॉर्मूला यहां पे बन सकता है, जो फॉर्मूला यहां पे लग सकता है, वो होगा एनर्जी का, है ना. एनर्जी इंक्रीज हो रही है बाय इंसर्टिंग द प्लेट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द एनर्जी इज इंक्रीज 5 टाइम्स. ठीक है, देखो भाई क्या होता है, यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर. यू का फॉर्मूला लगा रहे हैं हाफ सी वी स्क्वायर. मैं यहां पे मान रहा हूं कि बैटरी लगी हुई है, अभी मैं ये मान रहा हूं कि बैटरी को रिमूव नहीं किया है ना. तो यहां पे जो भी कैपेसिटर है उसके साथ बैटरी लगी हुई है, बैटरी रिमूव नहीं है, मैं ऐसा मान रहा हूं यहां पे भी ना. तो बैटरी लगी हुई है और आपने भी प्लेट को इंसर्ट किया है, तो बेटा बैटरी लगी रहती है तो वी कांस्टेंट रहता है उस केस में फिर. ठीक है, अभी ये इनिशियल सिचुएशन था. फाइनली आपने क्या किया, आपने एक मटेरियल इंसर्ट किया जिससे फाइनल एनर्जी हो गई 5 टाइम्स ऑफ यू. बेटा ऐसा करने से कैपेसिटेंस में भी चेंजेस आएगा, ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ c इंटू वी स्क्वायर. सोच के देख लो, सही बात बोल रहा हूं क्या मैं साहब? अगर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम बात करें तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला लगाते हो, वो होता है एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d. लेकिन इसी जगह अगर मैं इसमें कोई प्लेट को इंसर्ट कर दूं, इसी जगह अगर मैं किसी प्लेट को इंसर्ट कर दूं, अगर मैंने किसी प्लेट को इंसर्ट कर दिया जिसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा k, सो कैपेसिटेंस विल बिकम नाउ c डैश, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम इनटू a अपॉन d. बेटा एप्सिलॉन m को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r. एप्सिलॉन r बोले तो k टाइम्स ऑफ, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी c के बराबर होता है, तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी की जगह c लिख दिया, एप्सिलॉन r की जगह पे मैंने k लिख दिया बस. ठीक है, तो भाई ऐसी कुछ कहानी देखने को दिख रही है. तो कैपेसिटेंस जो है इस बार c डैश होना चाहिए था, जिसकी जगह k टाइम्स ऑफ c मैंने लिख दिया है. ये फाइनल एनर्जी 5u है, ये नया कैपेसिटेंस है. मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि बैटरी अभी लगी हुई है तो पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं. तो जरा इनको डिवाइड करके देख लीजिए आपस में. लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी. इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1. सो 5u अपॉन u इज इक्वल्स टू हाफ इंटू kc इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ इंटू c इंटू वी स्क्वायर. चलिए भाई काटा पीटा शुरू करते हैं. जैसे हाफ से हाफ खत्म हो जाएगा, c से c खत्म हो जाएगा और v स्क्वायर से v स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, u से u समाप्त हो जाएगा. सो 5 इक्वल्स टू k, तो यही है बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. खत्म सवाल. बहुत टफ था ना ये, बहुत टफ क्वेश्चन हो गया था सर ये तो मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मैं सॉल्व कर पाता इसको. क्यों मेरे बच्चे, सही बोल रहा हूं मैं? क्यों बेटा सही बोल रहा हूं मैं? बहुत टफ वो क्वेश्चन हो गया था नहीं ये तो लग रहा था कि सर पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे इसको. छाप लो फटाफट से, तुरंत प्रभाव से छापना शुरू किया जाए. ये सारी बातें हो जाने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं. ये सब कुछ हो गया होगा, ठीक है. तो इसके बाद आप यहां आना और इसको कंप्लीट करना. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं. अगला सवाल देखा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 कहता है अ ग्लास स्लैब इज पुट विद
in the plates of a charged parallel plate capacitor, which of the following quantities does not change? बेटा यहां पे एक चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहां पे चार्ज्ड है बेटा। एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया तो अब आपको बैटरी से लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हटा दो बैटरी को। तो यहां पे अगर ऐसी वो बातें बोलता है तो अभी फिलहाल के लिए मैं समझ सकता हूं। सुनो, एक ग्लास स्लैब को आप पुट करते हो विद इन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कंडेंसर। एक चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो बेटा आपके पास एक कैपेसिटर था, आपने बैटरी से लगाया, वो चार्ज्ड हो गया, अब आपने निकाल दिया उसको। बेटा चार्ज्ड है मतलब कि अब बैटरी की जरूरत नहीं है, मतलब ये सिचुएशन ऐसी बन सकती है जिसमें बैटरी एब्सेंट हो। अगर उसने बोला है चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो एक बार के लिए मैं मान सकता हूं कि ये जो ऐसी सिचुएशन है इसमें हम ये मान सकते हैं कि बैटरी अभी एब्सेंट होगी। चार्ज हो चुका है, बैटरी की क्या जरूरत है ना भैया, चार्ज्ड हो चुका है तो बैटरी की अभी हमें क्या जरूरत है। तो मैंने एक सिचुएशन बना लिया, बैटरी एब्सेंट है, मतलब एक आइसोलेटेड कैपेसिटर हो चुका है, एक आइसोलेटेड कैपेसिटर हो चुका है अभी। तो ये एक आइसोलेटेड कैपेसिटर बन चुका है। और अब इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं बेटा, इस सिचुएशन में आप इसमें एक ग्लास स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं, इसमें ग्लास स्लैब को आप इंसर्ट कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट चेंज। देखो भाई, ग्लास स्लैब इंसर्ट करने के केस में इतना तो मैं जानता हूं कि कैपेसिटेंस में वेरिएशन आएगा, कैपेसिटेंस में वेरिएशन आएगा तो एनर्जी में वेरिएशन आएगा, कैपेसिटेंस में वेरिएशन आएगा तो भैया पोटेंशियल में भी वेरिएशन आएगा, क्योंकि एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है, सिर्फ इसका एक चार्ज जो होता है Q, ये कांस्टेंट होगा, सिर्फ इसका एक चार्ज Q है वो कांस्टेंट होगा। अदरवाइज बेटा कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा, सिंस Q इक्वल्स टू CV, सो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो बेटा यहां पे V डैश हो जाएगा V बाय K, V डैश जो हो जाएगा V बाय K हो जाएगा। नया कैपेसिटेंस अगर C डैश है तो नया पोटेंशियल V बाय K हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है उसके में। अब V इक्वल्स टू ED वाले फॉर्मूले से भी लगाइए, प्लेट्स के बीच के सेपरेशन में कोई चेंजेस नहीं किए, तो यहां पे E डैश जो हो जाएगा बेटा E बाय K हो जाएगा वो भी। कैपेसिटी एनर्जी की बात करें Q स्क्वायर बाय 2C का फॉर्मूला लगाइए बेटा, तो एनर्जी भी यहां पे जो हो जाएगी U डैश विल बी और U बाय K। ठीक है, तो ये वाला तरीका होता है बेटा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हर एक चीज में वेरिएशन हो रहा है, एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। सिर्फ एक चार्ज है जो कि चेंज नहीं होता है, क्योंकि बैटरी अभी फिलहाल एब्सेंट है। बैटरी के एब्सेंट होने से एक आइसोलेटेड कैपेसिटर हो जाता है। किसी भी आइसोलेटेड कैपेसिटर में बच्चा ये बात जानता है कि जो चार्ज है वो कांस्टेंट होगा, तो यहां पे इसका चार्ज कांस्टेंट। क्लियर है ये बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। बड़ा सिंपल सा लॉजिकल सोचने वाली बातें हैं सिर्फ ये। आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, आपने सोच लिया कि भाई जब अपना कैपेसिटर जो है चार्ज्ड है ऑलरेडी, तो बैटरी की क्या जरूरत है फिर। भाई बैटरी की जरूरत तो तभी पड़ेगी ना जब कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, अनचार्ज होगा या चार्जिंग स्टेट में होगा। अगर कैपेसिटर चार्ज्ड है तो फिर बैटरी की क्या जरूरत है, हटाओ उसको, बैटरी हटी हुई है। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी भावनाओं को समझ रहे हो ना, मैं कहना क्या चाहता हूं। तो बस मेरी भावनाओं को समझिए, मैं कहना चाहता हूं उसको समझिए। ये सारी बातें छाप ली होगी। अगला क्वेश्चन देखो, मस्त क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी, बोल दिया इन्होंने, कनेक्टेड टू द बैटरी बोल दिया इसने, बैटरी जुड़ी हुई है इस टाइम पे, एंड इंसर्टेड अ डाइलेक्ट्रिक प्लेट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, then which of the following quantity will increase। इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो इंक्रीज हो जाएगी बेटा। इसका कैपेसिटर जुड़ा हुआ है बैटरी के साथ में, तो यहां पे बैटरी इज कनेक्टेड, बेटा उस केस में V कांस्टेंट होता है। फिर जब तक बैटरी जुड़ी होगी बेटा जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो पहली चीज तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल इंक्रीज। भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो इंक्रीज नहीं हो सकता, V कांस्टेंट है। अभी V कांस्टेंट होने की वजह से बेटा, V के कांस्टेंट होने की वजह से एक बात बताओ, क्या V इक्वल्स टू ED वाला फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोगों ने कभी।
क्या V इक्वल्स टू ईडी वाला फॉर्मूला पढ़ा है? तो भाई यहां से E इक्वल्स टू वी बाई डी हो जाएगा। सही है, V कांस्टेंट है। हाँ, D क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। बेटा जब भी किसी कैपेसिटर की बात होती है तो D जो होता है इट इज एक्चुअली द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। D जो है प्लेट्स के बीच का सेपरेशन होता है। सर वो भी चेंज नहीं किया, वो भी कांस्टेंट है, तो बेसिकली यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट ही रहेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो यहां पे ये पार्ट भी खत्म। स्टोर्ड एनर्जी की बात करें, सो स्टोर्ड एनर्जी यहां पे होता है हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी की मैं बात करूं तो ये होता है हाफ CV स्क्वायर। सब V तो कांस्टेंट है लेकिन C कांस्टेंट नहीं है। जैसे ही आपने किसी भी कैपेसिटर के अंदर प्लेट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, कैपेसिटेंस हो जाता है K टाइम्स ऑफ C, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है इस केस में। जैसे ही आपने कैपेसिटर के बीच में प्लेट्स को, डाइलेक्ट्रिक प्लेट को इंसर्ट कर दिया है, तो बेटा उस केस में कैपेसिटेंस होता है C डैश विच इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C। C यहां पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। सो कैपेसिटेंस है जो कि इंक्रीज हो सकता है बेटा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो साहब यहां पे स्टोर्ड एनर्जी जो है वो भी कैपेसिटेंस के साथ इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो स्टोर्ड एनर्जी भी कैपेसिटेंस के साथ में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी साहब। ईएमएफ ऑफ द बैटरी, बात तो वही है सर, कांस्टेंट है ये। ईएमएफ ऑफ द बैटरी, बात तो वही है मेरे बच्चे, कांस्टेंट है। तो एक बार देख लो फटाफट से, ये आपका फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। चीजें समझो बस, बैटरी जुड़ी हुई है, वोल्टेज कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट। बैटरी अगर डिस्कनेक्टेड है, बैटरी जुड़ी हुई नहीं है, तो चार्ज कांस्टेंट। तो बस आपको यह है कि इसकी भावनाओं को समझना है, किस टाइम पे कौन कांस्टेंट है कौन कांस्टेंट नहीं है, ये आपको समझना है। एक बार आपने ये समझ डाला तो भाई कुछ नहीं है फिर तो। छाप लो फटाफट से। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? पक्का ना? तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग। क्वेश्चन 6 के हिसाब से है, दो मेटल की प्लेट से फॉर्म आ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा कंडेंसर बोले या कैपेसिटर बोले, कंफ्यूज मत होना उसमें कभी भी। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इन D, बेटा यहां पे प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है। नाउ अ मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस D/2 एंड ऑफ द सेम एरिया इज इंसर्टेड कंप्लीटली बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा अच्छा जी, है ठीक है। द कैपेसिटेंस remains unchanged, is doubled, is halved और is reduced to 1/4। बेटा क्या कहते हो तुम लोग? मेटल प्लेट है जिसकी थिकनेस जो है D/2 है, एक मेटल की प्लेट है जिसकी थिकनेस जो है D/2 है। आपने इसको इंट्रोड्यूस किया है बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, सेम एरिया है बेटा, आपने इंसर्ट किया कंप्लीटली, पूरा पूरा फिल किया है। मतलब डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूं इसका, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन सकता है। सुनो, इसका डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूं तो कोई सो यहां पे ये कहानी कुछ इस प्रकार से, एक मेटल की प्लेट है, मेटल की प्लेट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K। यहां पे एयर है प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के बीच का ओवरऑल सेपरेशन है D, और प्लेट्स का जो एरिया है बेटा वो एरिया हो जाएगा A। प्लेट्स के बीच का एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा A, ठीक है। चलिए भाई, सो यहां पे टू मेटल प्लेट्स फॉर्म आ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मेटल की प्लेट से बेटा। अच्छा जी, ऑलरेडी मेटल की प्लेट्स है, इनके बीच में मीडियम, चलो ठीक है, ये वाली कहानी भी। तो सोचो जरा क्या आंसर बन सकता है इसका भाई, सोचो जरा क्या आंसर बन सकता है इसमें। हाँ सोचा कुछ? सर मैं जो सोच रहा हूं, मतलब जो मुझे लग रहा है, पहले तो इसको समझें।
सर यहां पे क्या मैं इसको ब्रेक करके दो अलग अलग कैपेसिटर्स के फॉर्मेट पर बना सकता हूं, एक कैपेसिटर ये अलग से और एक कैपेसिटर ये अलग से। सो इस डायग्राम को अगर मैं रीड्रॉ करूं तो यहां पे रीड्रॉ करके क्या मैं इस कैपेसिटर को ऐसे बना सकता हूं क्या, दो कैपेसिटर के फॉर्मेट में, एक के बीच में एयर है और एक के बीच में डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक वाले का कैपेसिटेंस C1 हो जाएगा, एयर वाले का कैपेसिटेंस C2 हो जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक वाले का कैपेसिटेंस C1 हो जाएगा, एयर वाले का C2 हो जाएगा। तो ये जो कैपेसिटर था, मैं देख रहा हूं मुझे दो अलग अलग कैपेसिटर दिख रहे हैं और ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। दो अलग अलग कैपेसिटर मुझे दिख रहे हैं और ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो वो मैंने वैसा वहां पे बना दिया। अभी इनका C इक्विवेलेंट निकाले सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो बेटा 1/C इक्विवेलेंट हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2। यही होता है भाई सीरीज में, जो रेजिस्टर का पैरेलल होता था वो कैपेसिटर का सीरीज होता है। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू D/K एप्सिलॉन नॉट इनटू A, और ये D/2 हो जाएगा प्लस का, बेटा यहां पे सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D/2 है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D/2 है, और ये हो जाएगा प्लस का D/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A। ये हो जाएगा D/2 एप्सिलॉन इनटू A। बेटा यहां से सिंप्लीफाई करने पे तो 1/C इक्विवेलेंट D/2 एप्सिलॉन नॉट A, ये हो जाएगा 1/K प्लस 1। ठीक है, 1/K प्लस 1। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया साहब। यहां पे मुझे K का वैल्यू दे देते तो ज्यादा अच्छा लगता कुछ, पर चलो ठीक है, जो मुझे समझ आ रहा है मैं उसके बेसिस पे बात करता हूं। यहां पे 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, बेटा यहां पे हो जाएगा कितना, ये तो चल जाएगा, वो पूरा पट नहीं जाएगा, 1/K प्लस 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ सर ठीक है सर। C जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। C जो हो जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। यार सुनो ना, मेटल की प्लेट है, इसके कैपेसिटर ये जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये देना चाहिए था अपने को, है ना। मेटल की जो प्लेट है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें देना चाहिए था, तो ही हम कुछ आंसर दे सकते हैं। बेटा अनचेंज जो बात वो बोल रहे हैं ना, वो तो मेरे हिसाब से गलत हो जाएगी। अच्छा, K का वैल्यू अगर मैं 1 से ज्यादा लूं, K का वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही होगा, ये बात में हम जानते हैं। K का वैल्यू 1 से अगर ज्यादा होगा तो यहां पे ये वैल्यू जो है 1 से कम हो जाएगी। सुनो, इसको इस तरीके से लेते हैं। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कि K का क्या हाल होगा, K का क्या वैल्यू होगा, लेकिन ये मैं थोड़ा सा सोच सकता हूं कि 1 से तो ज्यादा ही होगा। भाई जो वैल्यू होती है एयर में वो हम ऑलमोस्ट 1 के टाइम्स का कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव है ना परमिटिविटी की बात करें, तो अगर मैं यहां पे वैल्यू लेता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की किसी भी मेटल प्लेट के लिए, तो 1 से तो ज्यादा ही हो सकती है। अगर ये चीज 1 से ज्यादा हुई तो उस केस में पिक्चर हमारी ऐसे सेट हो सकती है कि ये पार्ट 1 से K 1 से ज्यादा होगा तो 1/K कम हो जाएगा 1 से, तो इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं और यहां पे 1 लिखा के 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक तरीका तो ये बन सकता है कि C इक्विवेलेंट जो होता है 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D 1/K प्लस का 1। अगर मुझे प्लेट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जानकारी होती है तो डेफिनेटली मैं यहां से इसके बारे में कुछ सोच सकता हूं, बता सकता हूं कि हाँ भाई क्या बन जाएगा। पर अगर K के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है तो फिर ये मेरे लिए बेकार है। वैसे एक अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें कह सकते हैं इफ K इज वेरी ग्रेटर देन 1, अगर ऐसा हुआ तो उस केस में 1/K इज वेरी वेरी लेस देन 1, और इस पार्ट को 1/K को हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1 के रेस्पेक्ट में 1/K को नेग्लिजिबल कंसीडर कीजिए। ऐसा हुआ तो ये जो C इक्विवेलेंट आपके पास बनता है ये बन जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, और ये बेटा 1 हो जाएगा, यानी कि ये 2 टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। तो उस केस में तो कैपेसिटेंस डबल कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो हाफ भी नहीं हो सकता, इतना भी हम समझ रहे हैं, कांस्टेंट भी नहीं हो सकता, या तो डबल हो जाएगा, है ना। और देखो सुनो, हाफ नहीं होगा, अनचेंज भी नहीं होगा, ये बोल रहा है रिड्यूस टू 1/4, रिड्यूस तो नहीं होने वाला भाई, इतना तो हम जानते हैं कि रिड्यूस तो नहीं होगा, इंक्रीज ही होगा। तो एक ही और पॉसिबिलिटीज बचती है मेरे पास, वो रहती है डबल होने की से।
देखो ये बात मैं जानता हूं कि कैपेसिटेंस रिड्यूस तो नहीं हो सकता इस केस में, कैपेसिटेंस रिड्यूस नहीं हो सकता, तो अगर ये बात रिड्यूस की भी बोलता है तो वो मैं नहीं मान सकता, अनचेंज नहीं हो सकता। हाफ मैंने कोशिश करी, देखा कुछ नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं बनती सर, रिड्यूस तो हो ही नहीं सकता, वो रिड्यूस तो वो हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, तो रिड्यूस नहीं होना चाहिए, तो वो हाफ का ऑप्शन हो या फिर 1/4 का ऑप्शन हो, ये काट देना बेटा। तो भाई एक ये पॉसिबिलिटी बनती है कि वो डबल हो सकता है, तो हमने वही दिमाग लगाया कि भाई हाँ के का कुछ ऐसा वैल्यू होगा कि वो डबल हो जाए, उसमें के का कुछ ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसकी वजह से वो डबल हो जाए। भाई एक सेंस वाली बात है, सिर्फ एक सेंस वाली बात है ये, जिसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि के का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उस केस में वो 1/k 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होने के कारण वो डबल हो जाता है, कैपेसिटेंस 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सो कैपेसिटेंस उस केस में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये चीज आप समझिए कि कैपेसिटेंस ज्यादा ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। पहला केस कहता है रिमेन्स अनचेंज, नहीं हो सकता सर। दूसरा केस कह रहा है डबल है, पॉसिबिलिटी है। तीसरा केस कहता है आधा हो जाएगा, कम हो ही नहीं सकता सर, कैपेसिटेंस कम नहीं होगा। और चौथा कहता है रिड्यूस टू 1/4, तो भाई कम नहीं हो सकता, बढ़ेगा ही सही। और बढ़ने के केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है डबल करने की, तो हमने मान लिया डबल होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, ये बात तुम समझते हो। जब जब प्लेट को इंसर्ट किया जाता है कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, ये बात तुम जानते हो। और इंक्रीज होने का केस सिर्फ एक ही है, जिसमें कि आप देख रहे हो बी वाला केस, जिसमें बोलता है कि कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, वही हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज जस्ट लेट मी नो, ताकि हम उसको क्लियर करें, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। ये वाली बातें छापना है तो छाप लीजिए, फटाफट से काम हो जाना चाहिए। मैंने प्रॉपर तरीके से भी बताया कि कैसे करना है। बाकी अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटे इसमें। आपको अगर फॉर्मूला याद है आप फॉर्मूला लगा लीजिए, लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास है, आपकी मर्जी है, आपको जो करना है इसमें करिए। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, और वैसे समझ नहीं आता है तो इसका पूरा डेरिवेशन है, यहां से ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। सेम फॉर्मूला लगता है बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं है याद तो तरीका बता दिया कैसे आएगा। उसके बाद थोड़ा सा अजम्पशन वगैरह करके आपने चीजों को सिंप्लीफाई किया फिर। ठीक है ना बेटा, यहां तक तो सब बढ़िया था, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं थी। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ जाते हैं। 2 कंडक्टर्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर चार्ज्ड बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। आफ्टर 25 into 10 to power 12 electrons have been transferred, the potential difference between the conductors is found to be 16 volt। अरे सर कुछ नहीं, फालतू में परेशान कर रहे थे। दो कंडक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे से इंसुलेटेड है। अब यहां पे आप इनको चार्ज कर रहे हो बाय गिविंग द चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, है ना, आप इलेक्ट्रॉन्स दे दे के इनको चार्ज करो। चार्ज्ड बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके थ्रू चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हैं। वो इंसुलेटेड है, ऐसा तो चार्ज नहीं होंगे, लेकिन हां इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करोगे तो चार्जिंग हो जाएगी। बेटा यहां पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है, 25 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। बेटे इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए, और इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद मैं देख रहा हूं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स इज 16 वोल्ट। बेटा वो मान रहा है सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा। अभी कंडक्टर के नाम पे बेटा प्लेट्स हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि कैपेसिटर के केस में कम बात कर लेते हैं। आप इनकी चार्जिंग कर रहे हो बेटा, आप चार्जिंग कर रहे हो, चार्जिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यहां से जाते हैं इस पे, तो इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। इनके अक्रॉस 16 वोल्ट फिक्स हो चुका है, ये बात आपने देख ली है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्होंने ट्रांसफर किए वो देख लिया है आपने। तो अब बताइए कैपेसिटेंस कितना होगा। बेटा बहुत टफ क्वेश्चन है क्या ये ऐसा क्वेश्चन है जो हम नहीं कर पाएंगे? मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगने वाली है इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है यार, सच में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये चीज पढ़ी थी कि Q इज इक्वल टू NE होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा है Q इज इक्वल टू NE होता है, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बातें बिल्कुल सत्य है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बातें अगर हम कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बातें अगर हम लोग कर रहे हैं, तो भाई नंबर ऑफ चार्ज आपको पता है, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप जानते हैं, दैट इज 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। सो फ्रॉम हेयर अगर मैं बात करूं Q की, तो Q हो जाएगा नंबर ऑफ चार्जेस जो है 25
10 की पावर 12 इंटू, बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर लूं तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हिसाब से क्या होगा 1.6 10 की पावर माइनस का 19। चलिए भाई सॉल्व करते हैं, क्यू का जो वैल्यू बनेगा दैट विल बी योर 25 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर माइनस का 7, पॉइंट हटाया अपॉन में 0 आया। चलिए भाई अच्छा एक काम करें, एक 0 को और लगा ले और उसको ऐसे बना ले, तो ये बेटा ऐसे बन जाएगा 25 इंटू 16 डिवाइडेड बाय एक 10 आ रहा है और बेटा इसको 10 की पावर माइनस का 6 डिवाइड बाय 10 ऐसे लिख लूं क्या बेटा? 10 की पावर माइनस के 7 को मैंने 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाय 10 कर दिया। ऐसा क्यों किया सर आपने? अभी बता दो। ऐसा करने से फायदा यह है 25 4 100 होते हैं और 4 4 16 होते हैं, यानी कि आपको चार्ज की जो वैल्यू मिलेगी 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कूलम, बोले तो 4 माइक्रो कूलम। यहां से आपको चार्ज मिल जाता है बेटा। ऐसा क्यों किया हमने कि सर ये 10 की पावर माइनस 7 जो आ रहा था इसको 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 10 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये 25 4 100 होते हैं, 25 4 100 और 4 4 16। सो पॉइंट इज कि सर यहां पे हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। नो चार्ज आ चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट Q इक्वल्स टू CV हम लगा लेंगे इसको। Q कितना आ रहा है 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इज इक्वल्स टू C इंटू बेटा 16, 4 4 16, कैपेसिटेंस आएगा 1/4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 फेरेड, बोले तो 0.25 माइक्रो फेरेड इज द कैपेसिटेंस। तो बेटा ये आ जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 फेरेड, या फिर 0.25 10 की पावर माइनस 6 को माइक्रो कहा जा सकता है, तो ये हो जाएगा माइक्रो और ये फेरेड में। सो ऑप्शन चेक करते हैं भाई, 0.25 माइक्रो फेरेड ऑप्शन सी नजर आ रहा है और यही आपका फाइनल आंसर है। दिखने में लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, हाई तो अब हम मचा देंगे, ऐसा नहीं है। हमें दिखने में लग रहा था ऐसा कि यार बहुत टफ क्वेश्चन है, पता नहीं क्या ही होगा, कैसे ही करेंगे, लेकिन देखो कितना आसान है हमारे लिए चीजों को सॉल्व करना। द थिंग इज कि आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब किसी बच्चे को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में नहीं पता तो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता वो। आपको पता होना चाहिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपको पता होना चाहिए कि चार्ज जो है वो n टाइम्स ऑफ E होता है। ये नहीं पता तो फिर काम खत्म। छाप लो इसको, फटाफट से छाप लो इसको। हो गया, नोट किया, यहां पे आइए, ये भी हो गया। ऑलराइट चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुका होगा। अब आगे बढ़ सकते बेटा, अगला सवाल देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हमारे पास दो स्फीयर्स है, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है और इक्वल चार्ज है, और इनको आपने एक साथ जोड़ के रखा है एक कॉपर वायर से। द पोटेंशियल ऑन ईच स्फीयर आफ्टर दे आर सेपरेटेड टू ईच अदर इज V। द इनिशियल चार्ज ऑन एनी स्फीयर वाज। बेटा यहां पे आपने इनको जोड़ के रखा हुआ है, आपने इनको जोड़ के रखा है कॉपर वायर से, और पोटेंशियल जो है हर एक स्फीयर पे आफ्टर दे आर सेपरेटेड टू ईच अदर इज V। ठीक है, सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, हाँ कॉमन पोटेंशियल होगा। चलिए ठीक, द इनिशियल चार्ज ऑन द एनी स्फीयर वाज। बता पाएंगे कुछ? डायग्राम वगैरह बनाओ इसका, कुछ है डायग्राम वगैरह बना के देखें कुछ क्या हो सकता है। सर दो स्फीयर है, इसका रेडियस R है, R1 है एक्चुअली, इस पे चार्ज जो है वो Q है, इसको आपने जोड़ के रखा हुआ है किसी भी कॉपर वायर से, इस पे चार्ज Q है और इसका रेडियस R2 है। अभी क्या है, दो अलग अलग कैपेसिटर्स देख रहे होंगे आपको, है ना, जरा फील लेना बेटा। दो अलग अलग कैपेसिटेंस आपको दिखेंगे, एक तो यहां पे कैपेसिटर हो जाएगा C1 वाला, एक कैपेसिटर हो जाएगा C2 वाला। बेटा स्फेरिकल कंडक्टर की बात याद करना, स्फेरिकल कैपेसिटर जो मैंने बताया था, इसका क्रॉस अभी पोटेंशियल जो होगा बेटा वो V होगा, और इसका क्रॉस भी पोटेंशियल जो होगा वो V होगा। लेकिन ये बोल रहा है इनिशियल चार्ज कितना होगा, ये तो चलो जोड़ने के बाद है चार्ज, इससे पहले क्या कहानी रही होगी। तो इससे पहले कहानी सोचते हैं कि सर मान लीजिए इससे पहले इसका रेडियस होगा R1, हाँ बिल्कुल, पर इसके ऊपर चार्ज होगा Q1। यहां पे आइए बेटा, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा Q2। अच्छा इन्होंने इक्वल चार्ज है ना इसके ऊपर, हाँ ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज था Q1, इसके ऊपर चार्ज था Q2। तो भैया ये चार्ज के बारे में बताना मुझे कितना होगा, है ना।
देन द इनिशियल चार्ज ऑन एनी स्फीयर। यही बोला है, दो स्फीयर है R1 R2 के हैं, इक्वल चार्ज है, इनको जोड़ दिया कॉपर वायर से। इफ द पोटेंशियल ऑन ईच स्फीयर आफ्टर दे आर सेपरेटेड टू ईच अदर इज V, द इनिशियल चार्ज। अच्छा, Q का वैल्यू बताना है मुझे इसमें, मुझे यहाँ पे इनका Q का वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक है, हाँ, ये वाला इनिशियल सिचुएशन ही था, ये वाला हमारे पास इनिशियल सिचुएशन ही था, और मुझे यहाँ पे इसको सॉल्व करना है बेटा। कैसे किया जाए? हाँ, क्या सोचते हो तुम लोग, क्या कर सकते हैं इसमें? सर इस पे कॉमन पोटेंशियल आ रहा है, दैट कॉमन पोटेंशियल विल बी गिवन बाय, अगर हमें सुनना थोड़ी सी बातें रिकॉल करते। सर कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला याद आ रहा है, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। करके देखो एक बार। सर यहां पे C1V1 कितना आ जाएगा? बोलो 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 फटाफट से। C1V1 Q के बराबर है सर। अरे सोचो मेरे बच्चे कि यहां पे अभी V1 था, ये V2 था जोड़ने से पहले, ये C1V1 ये C2V2, अभी आपने इनको जोड़ दिया आपस में। तो जैसे आपने इनको आपस में जोड़ा तो इनका क्रॉस पोटेंशियल सेम हो गया। जैसे ही आपने इनको जोड़ा, इनका क्रॉस पोटेंशियल सेम हो गया। इसका रेडियस R1 था, इसका रेडियस R2 था, और इनका क्रॉस पोटेंशियल सेम हो गया। अभी ये सेम पोटेंशियल हुआ है, तो दैट सेम पोटेंशियल विल बी गिवन बाय, बेटा कैपेसिटेंस में तो चेंजेस नहीं आएंगे ना, नहीं। तो यहां पे नया पोटेंशियल जो आएगा, कॉमन पोटेंशियल जो होगा, ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जो पहला वाला हमने किया था। तो जब आपने इनको आपस में जोड़ा तो इनके अक्रॉस एक कॉमन पोटेंशियल आया, उसका फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। बेटा C1V1 क्या ये Q के बराबर होगा? C2V2 क्या ये Q के बराबर होगा? तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा Q प्लस Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये सॉल्व करने पे बनेगा 2Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल जो बन रहा है वो बन रहा है 2Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। बेटा C1V1 इनिशियल चार्ज, C2V2 इनिशियल चार्ज, फाइनली कुछ चार्ज आएगा, बट मुझे इससे मतलब ही नहीं है। फाइनली इन पे कुछ चार्ज आएगा, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मान लो इसके ऊपर चार्ज आएगा Q1 डैश, इस पे चार्ज आ जाएगा Q2 डैश। अभी Q1 डैश क्या हो जाएगा? C1V, Q2 डैश क्या हो जाएगा? C2V। वहीं से तो फॉर्मूला आया कॉमन पोटेंशियल का, फिर तो वहीं से ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आया है। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? फिर से बता दूं, कहानी कहती है कि आपके पास दो स्फीयर थे, इस पे चार्ज Q था, इसका रेडियस R1 था, इसका कुछ पोटेंशियल होगा V1, मुझे क्या पता कितना होगा सर इसका, क्योंकि एक स्फेरिकल कंडक्टर की तरह है बेटा, तो इसका कुछ कैपेसिटेंस होगा, लेट अस से वो है C1। यहां पे एक और स्फीयर अपने पास, इस पे भी चार्ज Q है, इसका रेडियस R2 होगा, इसका क्रॉस पोटेंशियल होगा V2, और बेटे इसका कुछ कैपेसिटेंस होगा C2। ठीक है, यहां से देखा जाए तो Q इक्वल्स टू C1V1 होता है बेटा, और यहां पे देखा जाए तो Q इज इक्वल्स टू C2V2 होता है। यार ये तो पता है आप लोगों को, यहां तक तो बढ़िया चल रही थी कहानी। ये इनिशियल सिचुएशन था, ये इनिशियल सिचुएशन था। फाइनली क्या हुआ? फाइनली हमने दोनों को जोड़ दिया। फाइनल सिचुएशन के तहत हमने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया। ये R1 वाला, इसको जोड़ दिया किसी कॉपर वायर की मदद से इस तरह R2 वाले के साथ। भाई इस केस में इसके ऊपर अगर पोटेंशियल V है तो इसके ऊपर भी पोटेंशियल V आएगा। भाई दोनों को जोड़ दिया है, जब दोनों को जोड़ते हो तो भाई चार्ज का ट्रांसफर होता है। अभी चार्ज Q और Q था, बाद में जाके चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। इस पे चार्ज आ जाएगा Q1 डैश, इस पे चार्ज आ जाएगा Q2। मान लो, मान लिया भाई इनिशियली इस पे चार्ज Q था, इस पे भी Q था, लेकिन बाद में क्या हुआ? इस पे चार्ज Q1 आ गया, इस पे चार्ज Q2 आ गया। पहले पोटेंशियल V1 था, V2 था, अभी जब दोनों को जोड़ दिया। बेटा देखो ऐसी कहानी है, आपके पास पानी की दो टंकियां हैं, आपके पास पानी की दो टंकियां हैं, एक में तो पूरा पूरा पानी भरा हुआ है और एक खाली है। तो पहले इनका पोटेंशियल अलग अलग था, इसमें पोटेंशियल ज्यादा है, इसमें पोटेंशियल कम है। लेकिन जब आप इन टंकियों को, पानी की टंकियों को आपस में जोड़ देते हो पाइप से, तो क्या होता है बेटा? सर जितना पानी एक में होगा उतना ही पानी दूसरे में भी होगा। तो बेटा क्या दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया उस केस में? वही तो बात बोल रहा हूं मैं बेटा, वही तो बात बोल रहा हूं कि पहले दो टंकी थी पानी की, एक में पानी ज्यादा था, एक खाली थी। तो बेटा एक में पानी ज्यादा है और एक खाली है, तो दोनों के पोटेंशियल अलग अलग है।
लेकिन जब आपने पाइप से इनको जोड़ा तो अब इसमें जितना पानी है इसमें भी उतना ही पानी होगा, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। तो भाई पहले इनका पोटेंशियल था V1 V2, जब आपने इनको आपस में जोड़ दिया तो जितना पोटेंशियल इस पे उतना इतना इस पे ही होगा बेटा। चार्ज पहले Q था लेकिन अब चार्ज चेंज हो चुका है बेटा इसके। वो पूछ रहा है कि इनिशियल चार्ज कितना होगा बेटा, Q का वैल्यू। बेटा कैपेसिटेंस आज भी C1 होगा, इसका भी C2 होगा बेटा। बेटा देखो कोई और बैटरी वगैरह नहीं जुड़ी, तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कंजर्वेशन के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा Q प्लस Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। सो 2Q इज इक्वल टू बेटा Q इक्वल टू C1V प्लस C2V। अभी समझ आ रहा है आप लोगों को? Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, C1 प्लस C2 इंटू V डिवाइडेड बाई 2। ये बेटा Q आ जाएगा बेटा। लेकिन एक काम करो ना, C1 C2 की वैल्यू भी पुट करो ना। देखो बेटा क्या होता है, जब भी एक स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करते हैं तो इसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। जब भी एक स्फेरिकल कैपेसिटर की बातें होंगी, जब भी एक स्फेरिकल कंडेंसर की बात होगी तो कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ठीक है, तो C1 की बात करें तो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R1, C2 की बात करें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। तो आइए जरा Q को देख लेते हैं एक बार फटाफट से, C1 प्लस C2 इंटू V डिवाइडेड बाय 2। Q की बात करें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू V। सो Q का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकालो, R1 प्लस R2 इंटू V डिवाइडेड बाय 2। बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1 बाय K कह देते हैं, क्वेश्चन में बोला है K इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू V अपॉन 2K Q1 प्लस Q2, सॉरी R1 प्लस R2। सो Q आ चुका है V अपॉन 2K R1 प्लस R2। अब आगे बात समझ, बहुत से लोग अलग अलग तरीके से कराते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाई बेसिक तरीका एक ही होना चाहिए। कुछ लोग अलग दिमाग चला लेते हैं, इसमें फॉर्मूले लिखवाते हैं, बट यार आप एक अपना बेसिक चीज जो है, जो आपने पढ़ी है, उसी पे फोकस करो, उसी को फॉलो करो। कोई ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ इसमें। जो पहला क्वेश्चन था ना बेटा, पहला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल वैसा ही सॉल्व करो इसको। कैपेसिटर मान लो, एक स्फेरिकल कैपेसिटर मान लो इसको, एक या स्फेरिकल कंडेंसर मान लो, उसका तो कैपेसिटेंस पता है ना, सेम पैटर्न फॉलो करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रस्ट मी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बेसिक तरीका बता दिया है, भले स्फेरिकल कैपेसिटर की बात हो, किसी की भी बात हो। इवन यहां तो वो स्फेरिकल कैपेसिटर भी नहीं बोल रहा है, वो तो स्फेयर बोल रहा है। ये तो मैंने खुद से माना है इसको। वो तो स्फेरिकल कैपेसिटर भी नहीं बोल रहा, वो तो सिर्फ एक स्फेयर बोल रहा है। वो तो मैंने खुद से सोच लिया कि यार स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह मान लेते हैं इसको सर। तो चीजें आप खुद से कीजिए। देखो मैं यही कहूंगा, फिजिक्स में कभी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप तरीका क्या, आपका तरीका सही है, आपका आंसर सही आएगा। आपका तरीका गलत है तो आपका आंसर भी गलत ही आना है उसमें। अब वो अलग बात होती है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि तरीका गलत करके अपने दोस्त में से देख के सही आंसर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करने का हम लोग, ठीक है? ऐसा बिल्कुल मत करना बेटा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे दोस्त का आंसर भी सही है, वो भी गलत हो सकता है। तो चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो दूसरे तरीके भी होते हैं। कंडेंसर को भी लोग ऐसे ट्रीट करवाते हैं कि सर इक्वल पोटेंशियल पे है, उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूले बताते हैं। मत जाओ, बेसिक से एक तरीका जो मैंने बताया है हर जगह काम करेगा, भले कंडेंसर की सिचुएशन है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात छापने की है, ये बात छाप ली जाए फटाफट से, जल्दी से नोट करो, जल्दी से छाप लो, ठीक है? ये सब छाप लिया हो तो यहां पे आ जाओ, फिर ये सारी चीजें नोट कर ली होगी तो यहां पे आ जाइए, सब कुछ लिख लीजिए फटाफट से। हो गया पक्का? ओके, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V। ये रहा बीच में एक वोल्टमीटर, इसकी रीडिंग निकालनी है। बहुत ही शानदार सवाल। सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए अपने को। सर्किट सॉल्व करना आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो भाई समस्या आ जाएगी।
तो सर्किट वाला क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या तरीका होगा, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। किरचॉफ विरचॉफ अगर लगाना चाहते हो तो लगा लो, वो आपकी मर्जी है, मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा इस पे। इसमें पूरी सिचुएशन में मैं कहीं पे भी कोई रोक टोक नहीं रखूंगा। मुझे इस वोल्ट मीटर यानी कि एक्स और वाई में क्या पोटेंशियल का डिफरेंस है ये जानना है। सिर्फ एक्स और वाई में क्या पोटेंशियल का डिफरेंस है, मुझे बस इतना सा जानना है। इसके अलावा तुम्हें जैसे करना है उसको वैसे करो। फिर करोगे ट्राई, एक बार ट्राई करके देखो क्या आंसर बनता है, ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। चलो भाई, तो विचार किया होगा आप सभी ने क्या होगा इसमें। देखो यार सीधी सी बात है, या तो आप सर्किट को सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना, मतलब दो ऑप्शंस मैं आपको देता हूं, या तो आप किरचॉफ लगा लीजिए या फिर आप सर्किट को सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे। मैं एक सबसे सिंपलेस्ट मेथड, क्योंकि मैं समझता हूं कि किरचॉफ्स लॉ में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर वो समझ ही नहीं पाते, तो मैं एक सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो हो सकता है इसको सॉल्व करने का वो मैं आपको बताता हूं। बाकी आप इंटेलिजेंट हैं, आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, आप कीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं कभी भी किसी चीज पे रोक टोक नहीं रखूंगा आपसे, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर मैं यहां पे सर्किट को सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मुझे ये दिख रहा है कि यहां पे ये दो कैपेसिटर जो है 1 फैरेड के और 1 फैरेड के, ये पैरेलल में है। और अगर ये पैरेलल में है तो सर्किट को सिंप्लीफाई करने के बाद ये मुझे कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहां पे ये 2 फैरेड का हो जाएगा और 1 फैरेड दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है, तो यहां पे आंसर ये भी 2 फैरेड का हो जाता है। नीचे आ जाओ, यहां पे 3 फैरेड, यहां पे ये 6 फैरेड का। अभी थोड़ी देर के लिए वोल्ट मीटर को भूल जाइए कि वोल्ट मीटर जैसी कुछ चीज थी, भूल सकते हो थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ऐसा सर्किट बनता अपने पास, ठीक है। अभी कोई बात नहीं, भूल जाओ वोल्ट मीटर को थोड़ी देर के लिए। अब होता यूं है कि साहब ऊपर जहां पे मैं ये देख रहा हूं ये दोनों सीरीज में है, नीचे ये दोनों सीरीज में है। इनको सॉल्व करेंगे तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो 1 फैरेड का बनेगा। इनका होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन जो है ये 1 फैरेड का हो जाएगा। यार बेटा ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना मुझे कैसे होगा ये। सीरीज का फॉर्मूला लगाना है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, है ना, या फिर सीरीज के लिए लगाना है तो 1/C1 प्लस 1/C2 करना पड़ता है। बस ये वाला तरीका लगा लीजिए बेटा। सो 1/2 प्लस 1/2 2/2 होता है जो कि 1 बनता है, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 1 बन रहा है। नीचे इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों का भी एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा। कितना हो जाएगा, चलो चेक कर लेते हैं। इनके सीरीज कॉम्बिनेशन से जो मुझे आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 6 3 18 2 फैरेड का, ठीक है। ये हो जाएगा 2 फैरेड का। सर ये आप कैसे याद करके आए हो क्या घर से? अरे नहीं, याद नहीं कर रहा, तरीके हैं बेटा। जैसे कि अगर आप इसी पार्ट को सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलेगा C फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी इज इक्वल्स टू C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। बेटा सही बोल रहा हूं मैं, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट होता है वो बनता है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये चीजें बनती है बेटा। अगर मैं बात करूं यहां पे तो 6 3 कितने होते हैं, 18 होते हैं। अपॉन में 6 प्लस 3 कितना होता है, 9 होता है। 18 अपॉन 9 कितना होगा बेटा, 2 होगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 फैरेड का, है ना। कोई याद करने वाली बात नहीं है, ये तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगी चीजें। फिर बेटा ऊपर वाला 1 फैरेड का है, नीचे वाला 2 फैरेड का है, तो मेरे हिसाब से सर यहां पे ओवरऑल जो C इक्विवेलेंट बनेगा पूरा वो 3 फैरेड का बनने वाला है ना भाई। ऊपर वाला 1 फैरेड का बनेगा, नीचे वाला 2 फैरेड का बनेगा। दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 फैरेड और ये 2 फैरेड दोनों के दोनों क्या है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से इनको डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है, तो C इक्विवेलेंट आ रहा है 3 फैरेड का, वोल्टेज आ रहा है 20 वोल्ट का। अच्छा मैं यहां से पूछूं कि कितना चार्ज सर्किट में फ्लो करेगा, तो मेरे हिसाब से अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूं अगले पेज पे तो ये सर्किट मुझे कुछ इस टाइप से मिलना चाहिए। अगर इसी सर्किट को मैं रीड्रॉ कर लूं तो ये सर्किट मुझे ऐसा दिखना चाहिए कुछ। ये 20 वोल्ट, यहां पे ये 3 फैरेड का, तो कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो सर्किट में फ्लो करने वाला है। अब ये तो समझदार बच्चा समझता है कि Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V हो जाएगा। तो यहां से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, C इक्विवेलेंट होगा 20, है ना, और सॉरी यहां पे कितना जाएगा V, सो Q हो जाएगा 60 कूलम का चार्ज। Q इक्वल्स टू CV वाले फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया तो मुझे चार्ज तो पता चल गया कितना फ्लो कर रहा है, 60 कूलम का।
ये 3 फैरेड क्यों मिला था मुझे? ये 3 फैरेड मुझे इसलिए मिला था क्योंकि यहां पे एक्चुअली ऊपर एक 2 फैरेड का था और नीचे एक 1 फैरेड का था, ऐसी कुछ कहानी थी सर। ये मैं इसको फिर से पुराने सिचुएशन में लेके जा रहा हूं। यहां पे 20 वोल्ट था, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए बेटा, अगर यहां पे ऐसा है तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा बेटा, सोचो। सर इसके अक्रॉस चार्ज आ रहा है 60, तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा। बहुत बढ़िया, तो इसके अक्रॉस 20 वोल्टेज है, तो इन दोनों के अक्रॉस भी कितना हो जाएगा बेटा? ये 20 वोल्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज तो सेम रहता है बेटा। ये ऊपर वाला बना था 1 फैरेड का, नीचे वाला बना था 2 फैरेड का, ठीक है। अच्छा ऐसा है तो बताइए बेटा, यहां से अगर कोई चार्ज Q आ रहा है तो ऊपर जाएगा Q1 और नीचे जाएगा Q2। बिल्कुल सही कहे हो सर, ऊपर की तरफ चार्ज चला जाएगा Q1 और नीचे की तरफ चार्ज चला जाएगा Q2। बेटा दोनों के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम है। अरे भैया जो वोल्टेज 3 फैरेड के अक्रॉस है वही वोल्टेज 1 फैरेड और 2 फैरेड के अक्रॉस होगा, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, तो सेम पोटेंशियल की कहानी लग गई यहां पे। अच्छा ये जो चार्ज Q आ रहा था बेटा, इसमें से Q1 ऊपर चला जाएगा, Q2 नीचे आएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं सो Q1 को मैं लिख सकता हूं Q1 इक्वल्स टू 1 फैरेड इंटू 20 वोल्ट, यानी कि 20 कूलम हो जाएगा। और अगर वहीं पे मैं Q2 की बात करूं तो हो जाएगा कितना? 2 फैरेड इंटू 20 वोल्ट, यानी कि हो जाएगा 40 कूलम का चार्ज यहां पे। सो ऊपर वाले में कितना चार्ज आ रहा है? 20 कूलम का, और नीचे वाले में जा रहा है 40 कूलम का। अच्छा इस सर्किट को और थोड़ा सा फिर से पुरानी सिचुएशन में लेके चलते हैं। पहले तो मैंने क्या किया था? पहले तो मैंने सर्किट को सिंप्लीफाई किया था। पहले तो मैंने सर्किट को सिंप्लीफाई किया, इन सारे सर्किट्स को सॉल्व करके सबसे सिंपल फॉर्मेट में लेके आया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा करने से मैं चार्ज निकाल सकता था, कितना चार्ज सर्किट में फ्लो कर रहा है। एक बार मैंने चार्ज निकाल लिया, तब मैं फिर से इसको रिस्टोर कर रहा हूं। रिस्टोर मतलब इसको अपने उस पुराने सिचुएशन में लेके जा रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? ताकि मुझे हर एक कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये पता चल सके, जिससे कि मैं पोटेंशियल फाइंड कर सकूं। सो मैं फिर से इसको इसके पुरानी सिचुएशन में लेके गया, तो सर्किट जो है कुछ इस प्रकार से बनता बेटा। सोचो इस प्रकार का ये सर्किट था बेटा। यहां पे ये जो था ये तो आपका 2 फैरेड का था, ये भी 2 फैरेड का था, ठीक है। ऐसी कहानी थी, चेक करते हुए चलेंगे एक बार फटाफट से। 2 फैरेड 2 फैरेड 3 फैरेड 6 फैरेड, तो चलिए भाई फिर से वैसा बन गया ये 3 फैरेड का और ये 6 फैरेड का। बेटा यहां पे कितना कितना चार्ज जा रहा है वो मेंशन कर दीजिए एक बार। सर यहां से Q1 चार्ज जा रहा है, नीचे वाले से Q2 चार्ज जा रहा है, ठीक है। इन्होंने यहां पे बीच में पॉइंट बनाया X और Y, जिसके अलोंग इन्होंने वोल्ट मीटर लगाया। ये पॉइंट X है, ये पॉइंट Y है, और इसके अक्रॉस इन्होंने क्या किया? एक वोल्ट मीटर लगा दिया। बेटा अब ये जो रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की, इन दोनों के अक्रॉस कितना डिफरेंस है उससे हमें पता चल जाएगा। कैसे सर? सोचो बेटा कि यहां पे एक पॉइंट हो गया, लेट्स से Z, एक पॉइंट हो गया Z। बेटा ये वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी, क्या वो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस होगा? सोचो जरा, क्या ये जो रीडिंग आएगी बेटा ये मुझे बताएगी कि ऊपर कितना पोटेंशियल है और नीचे कितना पोटेंशियल है? तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वही मेरी रीडिंग हो जाएगी। तो ऐसा करने से अगर मुझे रीडिंग चाहिए तो भाई इसकी जो रीडिंग आएगी कैसे होगी? मॉड लगा लें। मॉड लगाने का फायदा क्या रहेगा साहब? मॉड लगाने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाए अपने पास। अभी हमें पता नहीं ना कि किस साइड पॉजिटिव होगा, किस साइड, कौन सा साइड हायर पोटेंशियल पे, कौन सा लोअर पे, तो इसलिए मैंने मॉड लगा लिया। एक बार ऊपर देखो VXZ बन रहा है, हाँ सब बन रहा है। नीचे देखो VXY बन रहा है, YZ बन रहा है, सॉरी हाँ YZ बन रहा है। चलिए भाई अगर मैं इसके अक्रॉस के बात करूं पोटेंशियल की, तो मॉड लगाया भाई, Q इक्वल्स टू CV होता है तो V इक्वल्स टू Q बाई C होता है भाई। Q इज इक्वल्स टू CV होता है तो V इक्वल्स टू Q बाई C होता है। अगर यहां पे बात की जाए तो ये Q1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का यहां पे डिवाइड किया जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई 3 से। Q1 की वैल्यू 20 आ रही है, सो 20 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 40 डिवाइड बाई 3।
चले भाई कितना बनता है चेक करते हुए चलते हैं। यहाँ पे 2 10 20, 10 माइनस 40/3 यानी कि माइनस का 10/3 बनता है ये। मैंने कहा था आपसे मॉड लगा लेना, काम आसान रहेगा। एक्चुअली माइनस का 10/3 आ रहा है। जब आपने इसको सॉल्व किया सो आंसर तो माइनस का 10/3 बनेगा, लेकिन मॉड लगा लिया हम लोगों ने तो हमें पता है कि आंसर 10/3 में ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वोल्ट में आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करने पे आंसर विल बी 3.33 ऐसे बनेगा ना बेटा। नहीं है भरोसा मेरे पे, कर ले सॉल्व। 10 3 3 3 9 1 लगाया 0 आया, 3 3 9 1 लगाया डॉट है 0 आया, 3 3 9। सो द आंसर विल बी 3.33 वोल्ट। जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा 3.33 वोल्ट और यही बनेगा आपका फाइनल आंसर, है ना। और यही होगी रीडिंग। और रीडिंग क्या है? Vx माइनस वी वाई, Vx माइनस वी वाई 3.33 वोल्ट। चलिए जी, उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी प्रकार की हो तो बता देना। 3.33 वोल्ट ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। आप देख रहे हैं ऊपर वाला हायर पोटेंशियल पे है, नीचे वाला जो है ऐसा ही कुछ बन रहा है बेटा। हमने किया Vxz, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस किया तो हमें पता चल रहा है ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे ऊपर वाला। तो वैसे तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन ठीक है बात रीडिंग की हो रही है इसलिए हमने यहां पे पॉजिटिव में ही चीजों को लेके 3.33 वोल्ट पे ताला लगा दिया है। बाकी आप चाहें तो कुछ बच्चे यहां पे इसको सॉल्व करने के बाद किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, डायरेक्टली बात बन जाएगी। लेकिन फिर भी आपको चार्ज तो चाहिए ही होगा, तो तरीका तो अपना वही है बेटा, चार्ज तो फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला टास्क तो यही रहेगा कि आप इसमें चार्ज को फाइंड कर लीजिए। वो क्या है ना कि एक बार चार्ज मिल गया ना तो फिर तो आप किसी भी तरीके से कैसे भी सॉल्व कीजिए, इट्स ऑल अप टू यू गाइस, कोई रोक टोक नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिलहाल तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बार फटाफट से नोट कर लेना सभी लोग, जल्दी से फटाफट से छाप लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हो गया पक्का? यहां पे आइए बेटा, हमने एक बार चार्ज फाइंड कर लिया तो फिर से अब रिवर्स प्रोसेस में जाके हमने यहां पे रीडिंग फाइंड कर लिए। हमने पोटेंशियल Vx माइनस वी वाई फाइंड किया, देखा Vx माइनस वी वाई फाइंड किया। मैंने देखा कि भाई Vx माइनस वी वाई करने पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो कोई नहीं मॉड लगा लो ताकि आंसर पॉजिटिव में आ जाए। रीडिंग ही तो चाहिए अपने को, तो फिर है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो डिफरेंस नहीं मांग रहा आपसे, वो डिफरेंस नहीं, वो आपसे रीडिंग मांग रहा था, वोल्ट मीटर की रीडिंग, वो 3.33 वोल्ट रहेगी। ठीक है, समझ आता है ना बेटा? बहुत टफ था क्या ये क्वेश्चन? मेरे हिसाब से तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। एनीवेज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं हमसे? द डायमीटर ऑफ द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 6 सेंटीमीटर। बेटा डायमीटर दे रखी है इस टाइम पे, इफ इट्स कैपेसिटी इज इक्वल टू द स्फीयर ऑफ डायमीटर 200 सेंटीमीटर, और इसका जो कैपेसिटेंस होगा बेटा वो बराबर होगा एक स्फीयर के जिसका डायमीटर 200 सेंटीमीटर है। तो सेपरेशन कितना रहेगा प्लेट्स के बीच में? इस बार कहने की बात यह है कि यहां पे सर्कुलर प्लेट्स हैं, यानी कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास वो एक सर्कुलर प्लेट से बना हुआ है, इस टाइप की कहानी। तो इस बार जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो सर्कुलर प्लेट है। तो इसका एरिया नहीं पता, लेकिन हां इन्होंने इसका जो डायमीटर है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। So the diameter is 6 सेंटीमीटर, we don't know the distance, तो यहां पे सेपरेशन क्या है प्लेट्स के बीच में फाइंड करना है। और इसका जो कैपेसिटेंस आएगा, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? वैसे इसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। इसका कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बेटा जी अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहां पे सर्कुलर प्लेट्स होने की वजह से एरिया बनता है पाई आर स्क्वायर। सो कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी। अभी डी क्या होगा मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि ये जो कैपेसिटेंस होगा वो एक स्फीयर के कैपेसिटेंस के बराबर है। तो अगर मेरे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, एक स्फेरिकल कंडेंसर है जिसका रेडियस कितना है? 2 मीटर है। 2 मीटर बोले तो 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका रेडियस। तो कहने का मतलब यह है कि C और C डैश दोनों बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन C इज इक्वल्स टू C डैश, C और C डैश बराबर होंगे।
तो क्वेश्चन के हिसाब से तो ये है कि सी और सी डैश बराबर होंगे, तो आओ जरा अगले पेज पे इस पे काम कर लेते हैं। सिंस सी इज इक्वल्स टू सी डैश, सो एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी विल बी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म। रेडियस यहां पे बेटा जो होगा 3 सेंटीमीटर का होगा, तो 3/100 का होल स्क्वायर इंटू 1/d इज इक्वल्स टू 2। सो d का जो वैल्यू बनेगा ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9। बेटा d यहां पे बन रहा है कुछ इतना। अब ये सॉल्व कर लेंगे एक बार फटाफट से, तो 2 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो जाता है? 2 डिवाइड बाय 9, डॉट लगाया 0 है, 9 2 जा 18 होते साथ, फिर से 2 आ जाएगा, डॉट लगा हुआ है 0 आएगा, फिर से 2 जा 18 से काट दीजिए बेटा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इट विल बी समथिंग लाइक 0.222 10 का पावर 4। तो आंसर जो है आप चाहें तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग में बोल सकते हैं, जैसा कि मुझे ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या पॉइंट हटाया, अपॉन में 3 0 लगाए, इट विल बी और 2220। मेरे हिसाब से 200 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा ये 2.22 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। 2.22 10 की पावर माइनस का 3। यार ये 200 सेंटीमीटर है, वो 200 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर। वैसे तो इसमें भी सेंटीमीटर्स में भी चलने दे सकते हैं, वैसे तो अपन इसको सेंटीमीटर्स में भी चलने दे सकते हैं। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं। ये गलती हो गई यार, हमसे गलती हो गई। गलती ये हो गई कि यहां पे हमने सोचा 2 है, पर वो एक्चुअली 4 है। यार कैसे हो सकता है इतनी बड़ी मिस्टेक हमसे? यहां पे तो 4 था ना मेरे बच्चे, 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। हाँ चलिए, सो 9/d इंटू 10 का पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2। सो d इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 मीटर। चलिए भाई, लेट्स सॉल्व फॉर दिस। सो ये 9, ये 8, 1 जा 8, यहाँ पे 1 आएगा, डॉट लगाना पड़ेगा, 0 आएगा, 8 1 जा 8 होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 जा 16 होता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 4 बच जाएगा, 0 के साथ ये 5 साइड हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 1.125 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 मीटर। सो भाई ये है हमारे पास डी, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है? सर 1.125 होगा ना, 1.125। हाँ यहां पे एक बार चेक कर लीजिए, इसमें करेक्शन कर लेना, ठीक है। एक ऑप्शन और ऐड कर लेना, 1.125 10 का पावर माइनस का 4 मीटर, इस पे ताला लगाना। एक्चुअली यहां पे ऑप्शंस में ही एरर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ऑप्शंस में एरर है तो क्या हो भाई, हमारा तो कॉन्सेप्ट सही था, हमारा आंसर सही था, तो ऑप्शंस में ही इसमें एरर है, ऑप्शंस में ही गलती है। वहां पे मेरे हिसाब से ये 1.125 होना चाहिए था, ये वाला जो है इसको 1.125 होना चाहिए था, उसके बाद फिर वो ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन ठीक है, मिस प्रिंटिंग है, एरर्स है, कोई बात नहीं, क्या करें, हमारा कॉन्सेप्ट तो सही है, हम सब जानते हैं चीजें, तो हमें पता है कि भाई चीजें कैसी तरीके से होनी चाहिए। ये तो तुम भी समझते हो बेटा, है ना। छाप लो फटाफट से, कोई ऐसा, अरे परेशान मत हो, एग्जाम में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्वेश्चन बोनस हो जाता है फिर, है ना। मुझे पता है ना, बहुत से बच्चों के मन में आएगा सर ये तो चलो अभी हो गया, एग्जाम में ऐसा हुआ तो वहां पे वो क्वेश्चन बोनस हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपके लिए बोनस हो जाएगा, तो आप चिंता ना करें उस चीजों की, तो वो क्वेश्चन आपका बोनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई एक बार फटाफट से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो बता नहीं, और नहीं है तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं इस पार्ट को। ये सारे पार्ट छाप लीजिए जल्दी से। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ओके। तो भाई बस इतनी ही बातें हैं हमारे आज के सेशन के लिए। उम्मीद करता हूं आज जो मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, और देखो ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गई पिक्चर, यहाँ पे अभी क्वेश्चंस बाकी हैं। एक और सेशन आएगा जहां पे हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ऐसा मत समझना कि सर ये करा के आपने निपटा दिया, क्या नहीं।
चैप्टर जब चल रहा था तब भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको, तब भी चीजें अच्छे से हुई हैं। तो जब चैप्टर हुआ था तब भी क्वेश्चन कराए हैं, ये फिर से क्वेश्चन कराए, और उसके बाद एक सेशन और है जिसमें और क्वेश्चंस करेंगे। भाई पूरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व कर सकें। तो भाई बिल्कुल मेरी जी जान लगा रहा हूं मैं उन चीजों के लिए, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बाकी हाँ भाई देखो क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों के लिए कुछ बेहतर सोचा है। आप लोगों के लिए एक बैच वो लॉन्च करने वाले हैं, वो है अद्भुत बैच। अब इस अद्भुत बैच में क्या होगा, तो कुछ बातें तो यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होगा, इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो भी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। तो यह अद्भुत बैच आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ऐसा हुआ है कि अब मैग्नेट ब्रेन्स ने कुछ नेक्स्ट लेवल सोचा है आपके लिए, ठीक है। देखो भाई ऐसी चीजें जो शायद आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे ना मिले, वो सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो भाई क्या है इस बैच में, जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से चेक कर लीजिए। या फिर आप ये जो पट्टी चल रही है उस पर एक लाल डब्बा बना होगा, उस पर एक नंबर लिखा होगा, उस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और पूरे बैच के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सब कुछ बता दिया जाएगा, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, क्या क्या रहेगा उसमें, टाइमिंग्स क्या होंगी, क्या चीजें कवर होंगी, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको उस पर बता दिया जाएगा। तो एक बार फटाफट से जाके जानकारी हासिल कर लो और अपने दोस्तों को भी ये बात बता दो कि बहुत जल्द अद्भुत बैच आने वाला है, और ये अद्भुत बैच सच में अद्भुत होगा, और ये एक ऐसा बैच होगा जो शायद अभी तक कहीं पे आपको और जगह नहीं मिला हो, ठीक है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है आप लोगों के लिए, तो मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना है इसको, ठीक है। तो अपने दोस्तों में जितना फैला सकते हो उनको बता दो, जाके बोल दो उनको जाके कि भाई बोर्ड और कंपटीशन हर एक चीज मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो भाई इधर उधर जो जाके भटक रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, वो मत कीजिए बेटा, सीधा जुड़ जाइए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे। बाकी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, वहां पे जाके आप अपने पॉइंट्स को लिख सकते हैं, अपनी समस्याओं को लिख दीजिए। हमारी टीम वहां पे अवेलेबल है, आपके प्रॉब्लम्स को सुन रही है, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा बेटा, ठीक है। बाकी भाई अपने दोस्तों में सेशन फैला देना, उनको बोल देना कि बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन की प्रिपरेशन सिर्फ आशीष सर करवा रहे हैं, तो इधर उधर मत जाइए, सीधा जुड़ जाइए आपके अपने एके सर के साथ और अपनी प्रिपरेशन को लेके जाइए नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।